मेरे साथी हम लोग पिछले अध्याय में जो है आंतरिक संरचना एवं इससे बनने वाले वह करते हैं पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो है वायुमंडल एवं इसके संगठन पढ़ेंगे। तो आइए, बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट है, प्यारा इंपोर्टेंट है ये चैप्टर जो है बहुत है और ये रोमांटिक भी है। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वायुमंडल और इसके संगठन। हम ये जानने का प्रयास करें कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं, एक स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से आपको हम जानकारी देते हैं। सीमा, सुरेश, राधा एवं रमेश मैदान में खेल रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा, राधा तुम अपनी नाक और मुंह कितनी देर तक बंद रख सकती हो? तो राधा ने कहा, मैं ऐसा करके देखती हूँ। राधा ने क्या कहा? मैं ऐसा करके देखती हूँ। राधा ने अपनी नाक और मुंह हाथों से बंद किया, लेकिन कुछ ही सेकंड उनके हाथ हटा लिए, क्योंकि उन्हें बेचैनी होने लगी थी। बारी बारी से ऐसा सबने किया, परंतु कुछ ही सेकंड में सबकी सांस टूट रही थी। रमेश ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा ने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सांस लेने के लिए हवा आवश्यक है। सांस लेने के लिए हवा आवश्यक है, जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो नाक बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। राधा ने कहा, ऐसा क्या सभी जगह, क्या हवा सभी जगह है? राधा ने बताया, मेरी दीदी जब ऊंचे पर्वतों पर घूमने गई तो उन्होंने कहा कि ऊपर पहुंचने में, सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। सांस लेने में, जब ऊपर जाते हैं तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होते हैं। सुरेश ने पूछा, भला ऐसा क्यों हुआ? तो सीमा ने कहा, क्योंकि धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मतलब धरातल के ऊपर जब जाइएगा, मतलब पहाड़ी इलाका पे जाइएगा, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। दीदी बता रही थी कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं, वहां से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमती है। यह ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। तो वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करती ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच ही प्रदान करती है। मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करती है। तो देखिए वायु कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब यानी हवा। रमेश ने कहा, मैंने पढ़ा है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो इसका कुछ भाग पृथ्वी पर पहुंच जाती है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता है। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणें को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणें को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। मतलब कुछ किरणें को जो लौटा देते हैं और कुछ को रख लेते हैं। एक नोट्स दिया हुआ थोड़ा छोटा है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी की तापमान को रहने योग्य बनता है। अगर ये किरणें पृथ्वी की परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वायुमंडल कारण ही सूर्य से आने वाली किरणें कुछ देर तक रहती है पृथ्वी पर, तब जाके वो आपस लौटती है। अगर तुरंत अगर आपस लौट जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर सभी चीज ठंड हो जाए, माने जम जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे। अब सीमा बोल उठी, मेरी दीदी कह रही थी कि जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है, तो वह बादलों के कारण रुक जाती है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाता है। तभी राधा ने पूछा, पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग पर्वत पहले गर्म होता है या तल? सबसे पहले हम इसको समझा देते हैं। कहने का मतलब है कि आप जब प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि जब भी बादल अगर छा रहा है, बारिश आने वाला है, तो उस समय इतना गर्मी लगेगा कि खूब पकड़ाहट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? महसूस करके देखें।
आप महसूस करके देखिएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर आती है, लेकिन बादलों के कारण वो आपस नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी और बादल के बीच में तापमान इतना बढ़ जाता है कि जिसके कारण गर्मी अधिक होती है और बारिश भी होने लगती है। आगे कहते हैं, तभी राधा ने पूछा, पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग पहले गर्म होता है या तल वाला भाग अर्थात मैदान? कहने मतलब है कि पहले पृथ्वी गर्म होता है या पर्वत? लेकिन सबसे पहले सूर्य की प्रकाश जो है, सुरेश बोल उठा, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो सबसे पहले पर्वत पर पहुंचती है। कहाँ पहुंच? सबसे पहले पर्वत पर पहुंचती है, बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, लेकिन किंतु ऐसा नहीं होता है। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। इसको मेरे साथ ही इसको याद रखिएगा। सूर्य सबसे पहले कहाँ पहुंच सूर्य की प्रकाश सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? पर्वत पर। लेकिन पहले पर्वत गर्म नहीं होगा, सबसे पहले गर्म होगा हमारे मैदान, क्योंकि क्योंकि ऊपर से नहीं, या वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब पृथ्वी का ठोस धरातल गर्म होता है तो उससे संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती है एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती है। स्पष्ट यह है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। अब देखते हैं वायुमंडल का संगठन। यह है वायुमंडल का संगठन। शाम गिर गई थी, सभी बच्चे घर की ओर जा रहे थे, तभी एक गुब्बारे वाला उधर से गुजरा और बच्चों ने गुब्बारे खरीदे। सीमा ने भी एक गैस वाले गुब्बारे खरीदे, लेकिन उसका गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ रहा था। रमेश ने पूछा, जब मैं गुब्बारा फुलाकर हवा में ऊपर करता हूं तो ऊपर की क्यों नहीं जाते, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है? तो सीमा ने राधा से पूछा, राधा तुम बताओ तो। राधा ने कहा, मुझे नहीं पता। सुरेश बोला, मैं बताता हूँ। देखो, जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है। याद रखिएगा, जब हम लोग गुब्बारे को जब मुंह से फुलाते हैं तो क्या होता है, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हवा से हल्की होती है, अतः ऊपर की ओर उठती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बहुत हल्का होता है, जिसके कारण वह गुब्बारा जो है सो हवा में उड़ने लगता है। लेकिन जब हम लोग जब मुंह से भरते हैं, मुंह से गुब्बारा को फुलाते हैं तो वह ऊपर क्यों नहीं उठता है, बल्कि भारी होने के कारण नीचे की ओर धरती पर चलाता है। तब आते हैं, राधा ने पूछा, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही प्यारा गैस है। आइए वायुमंडल में गैसों का वितरण जानेंगे। वायुमंडल में गैसों का वितरण है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन गैस है। तो सबसे पहले जानेंगे कि नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितने वायुमंडल में? कितना है? 78.03%। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01%। कुल मिलाकर जो है यह हो जाता है 100%। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन, एक और बता दें, नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01%। कुल मिला के यह गैस जो है 100% पूरी जाता है। अब आगे आते हैं संघनन। संघनन क्या है? अब जानेंगे कि संघनन क्या है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास से कथित होता है, जिनके बाद में वर्षण होती है, संघनन कराता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है, जिससे बाद में वर्षण होती है, संघनन कहलाती है। अब आगे आते हैं, सीमा बोली, वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78.03% है, जबकि ऑक्सीजन 20.99% है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन भी वायुमंडल में
पाए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म धूलकण पाए जाते हैं जो संघनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वातावरण गैसों का प्रभाव नजर आता है। अब राधा ने कहा मैंने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा के कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं। रमेश ने कहा बिल्कुल ठीक है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। कहने का मतलब हुआ कि जो कार्बन पेड़ पौधा जो है क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो जो पेड़ पौधा जो हवा छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो हम लोग लेते हैं, जिसे मानव लोग लेते हैं। और मानव जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा होता है। यानी कि हम और पेड़ पौधा हम एक दूसरे पर निर्भर है। क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त उष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेता है। इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक उष्मा बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। वर्तमान समय में हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अत्यधिक मात्रा में स्थलीय विकिरण की ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है। इसी कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है और जलवायु की दशाओं में भी परिवर्तन नजर आ रहा है तथा भूमंडलीय तापन हो रहा है। भूमंडलीय तापन क्या मतलब, माने कि भूमि का तापमान अधिक बढ़ रहा है। भूमि का तापमान अधिक बढ़ रहा है। ये छोटा सा नोट्स दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो आदि कार्बन आदि को भी ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो हमारे ग्रीन हाउस को बहुत प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वायुमंडल में छिद्र होते जा रहे हैं, जिसके कारण सूर्य की प्रकाश जो है डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंच रहे हैं। अब आते हैं, अब कहता राधा ने पूछा इससे क्या परेशानी होगी। देखिए भूमंडलीय तापमान से क्या परेशानी, राधा ने पूछ रही है। राधा ने पूछा इससे क्या परेशानी होगी, तो सीमा ने बताया इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फ पिघल रहा है। फलस्वरूप समुद्र तल के जल स्तर में भी वृद्धि हो रही है, जिससे परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, जिससे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। वहां के लोग भी दूसरी जगह पलायन कर गए हैं। साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन आ सकती है। परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु लुप्त हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जब तापमान अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ध्रुवों पर, ध्रुव आप जानते हैं ध्रुव किसे कहते हैं ना, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जो ध्रुवों पर जो बर्फ पिघल रहा है तो इस सारे बर्फ का पानी कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा। तो समुद्र का जल स्तर तो बढ़ेगा और समुद्र के किनारे यानी कि तटीय स्थल पर बसने वाले लोग वहां का जो घर छोड़कर वह कहीं और चले जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, जलमग्न होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मानव बसाव तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ पशु पक्षी भी, पौधे भी लुप्त होते जा रहे हैं। मेरे साथियों, यह जो है अध्याय जो है, यह पूरे बुक ही एक ऐसा बुक है जो कि बात बात में हम लोग पृथ्वी के बारे में जान जाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। राधा ने पूछा क्या ठंडे प्रदेशों में वैसा ही है। सुरेश ने कहा नहीं, ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। इसी स्थिति में वहां के लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिससे सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है, परंतु बाहर नहीं निकल पाती है। ग्रीन हाउस कहलाता है। इस प्रकार उसके तापमान में वृद्धि हो रही है जो सब्जी के तापमान के लिए उपयोगी होती है। मेरे साथियों, कहीं कहीं देखते होइएगा कि उजला टाइप के या हरा टाइप का जो है ये क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस घर बनाए हुए रहते हैं, जिसके सूर्य के क्या होता है कि ठंड के दिनों में सूर्य की प्रकाश अंदर तो प्रवेश कर पाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण वो सब दिन जो है वो एक जैसा तापमान मिलते रहता है और इस तरह के जो है सब्जी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। तो आइए चलते हैं।
आगे है वायुमंडल की संरचना। अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की संरचना, रमेश ने पूछा क्या पृथ्वी की सतह के ऊपर भी कोई परत है? इसको ध्यान से देखिएगा। यह जो हमारे जीवन में आने वाले हर कंपटीशन की तैयारी के लिए, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए इस चैनल पर और पूरा बुक एक की करके देख लीजिए। आपको ज़्यादा देर की वीडियो नहीं बनेगा, 15 से 20 मिनट की बनेगा। तो आइए इसको देख लीजिए, जिससे आपको याद हो जाए। तो रमेश ने पूछा क्या पृथ्वी की सतह के ऊपर भी कोई परत है? सीमा बोली हाँ, पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल की तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल के 5 परतों में बांटा गया है। कितने परतें बांटा गया है? 5 परतों में। कौन कौन है आइए देख लेते हैं। क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, परिमंडल। तो याद करना बहुत अच्छा। क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, परिमंडल, ये जो है दर्शाया गया है। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरा की पूरा दर्शाया गया है, पूरा की पूरा जो है ये दर्शाया गया है। तो आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं क्षोमंडल के बारे में। क्षोमंडल, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोमंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोमंडल कहते हैं। क्षोमंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होते हैं। सभी मौसमी घटनाएं कैसे होगा? वर्षा, आंधी, गर्जन, तूफान, बिजली चमकना, ये सारे घटनाएं जो है क्षोमंडल में होते हैं। क्षोमंडल की ऊंचाई जो है, क्षोमंडल की ऊंचाई जो 8 से 18 किलोमीटर है। कितनी यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। क्षोमंडल की ऊंचाई जो है 8 से 18 किलोमीटर, औसत ऊंचाई इसका 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसका 13 किलोमीटर है। आते हैं समताप मंडल। समताप मंडल क्षोमंडल के ठीक ऊपर वाला भाग, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये समताप मंडल है। क्षोमंडल के ठीक ऊपर वाला भाग को समताप मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 18 से 50 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है। इस परत में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं घटती है। इस परत में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं घटती है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ने के लिए अच्छा होता है। ये हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस की एक परत होती है, जो कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि समताप, सम माने बराबर, ताप माने ताप। समताप यानी कि जिसे यहाँ पर ताप समान हो उसे समताप कहते हैं। इसमें हवाई जहाज जो उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं, और समताप मंडल में ओजोन परत की एक, ओजोन गैस की एक परत होते हैं, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से को रोकती है। ओजोन परत की पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत की पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसको बहुत अच्छा, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं मध्यमंडल। आता है मध्यमंडल या ओजोन मंडल। यह समताप मंडल की ठीक ऊपर वाले परत है। मध्यमंडल जो है या समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत, यह 50 से 80 किलोमीटर है। ये 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई है। इस मंडल की ऊंचाई 50-80 किलोमीटर है। इस मंडल में मध्य के क्षेत्र में ओजोन गैस की अधिकता के कारण इस परत को ओजोन मंडल कहा जाता है। ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित या सूख लेती है, जिससे पृथ्वी के जलवायु व जीव जंतुओं को रक्षा करती है। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ओजोन गैस पृथ्वी की रक्षा कवच के रूप में काम करती है। अगर ओजोन पर्याप्त नहीं रहेगा तो पता है मेरे साथियों क्या होगा? सूर्य से आने वाली डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें जो है हमारे शरीर पर पड़ेगा, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। चर्म रोग भी हो सकते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली प्रमुख गैस है CFC गैस। रेफ्रिजरेटर से काफी मात्रा में निकलती है। AC, रेफ्रिजरेटर AC, मतलब 3 प्रकार के गैस उसको परेशान करते हैं, हानिकारक होते हैं। CFC गैस वह यह AC और रेफ्रिजरेटर से काफी मात्रा में गैस निकलती है। यह वायुमंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसको याद रखिएगा कि मध्य मंडल में जो है उल्कापिंड जैसे ही वहां से गिरेगा और घर्षण के कारण इस मंडल में जल जाएगा और हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब आते हैं
आयनमंडल, आयनमंडल या वायुमंडल, यह ओजोन मंडल की ठीक या मध्य मंडल के ठीक ऊपर का आयनमंडल कहा जाता है। यह 80 से 450 किलोमीटर है, 80 से 450 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू बुक। इस परत की ऊंचाई जो 80 से 450 किलोमीटर है। इस मंडल पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आते हैं। तो कहने का मतलब है आयन मंडल में जो है या पृथ्वी से पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत से प्रभावित होकर पृथ्वी पर आती है। अब आते हैं वायुमंडल, लास्ट में है वायुमंडल। इसकी ऊंचाई जो है 450 से 1000 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें 450 1000 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। वायु की सबसे पतली परत। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है, मतलब ऊंचाई जब बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ जाता है। तो वायुमंडल में जो है, इस वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस पाए जाते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस पाए जाते हैं। एक बार हम आपको बता देते हैं। पहला है क्षोमंडल। क्षोमंडल में क्या होगा, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं। सभी मौसमी घटनाएं। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं और ओजोन गैस की परत पाए जाते हैं। मध्य मंडल में उल्का पिंड के जो होते हैं, जो रात में देखते हैं, किसको कहते हैं, क्या, चुगला कहते हैं। चुगला गिरता है, यह चुगला नहीं है, उल्का पिंड है। वह घर्षण के कारण जल जाता है। आयन मंडल में पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे प्रसारित होती है। और वायुमंडल में सब जो है विभिन्न प्रकार की हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे साथी समझ गए होंगे। आगे आते हैं और आपको जो है सो हम ये पिक्चर के माध्यम से बता दिए हैं। अब ये जो है सो हम नहीं उल्टा पाए, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको हर चीज क्षोमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल या आयन मंडल या और वायुमंडल, हर चीज के बारे में आपको हम जानकारी दे दिए हैं। अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोग क्लास छोड़िएगा नहीं। अगर आपके साथी हैं कोई, उसको भी शेयर कीजिए और कहिए कि आइए 10 मिनट 20 मिनट क्लास है, क्लास कर लीजिए। ठीक है मेरे साथियों, तो अब आज की क्लास जो है सो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो यहाँ तक तो हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही क्लास। और आपसे यही आग्रह है कि आप अगर इस क्लास को नहीं पढ़ पाए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, हर विषय का आपको बुक मिलते जाएगा, उसको आराम से पढ़िए और बुक का मजा लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।